हमारे साथ जुड़ चुके हैं IBS24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर। रवि जी, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सोमवार को जो कुछ हुआ उसके असर को लेकर चारों तरफ चिंता भी है, चर्चा भी। आगे क्या हो सकता है, उसका हमारे देश पर असर क्या पड़ेगा, इस पूरी बिग पिक्चर में जो मौजूदा दिखाई पड़ रही क्या नजर आता है? देखिए, आज एक बड़े नाटकीय घटनाक्रम में बांग्लादेश का जो राजनीतिक चरित्र था वो पूरा बदल गया। सुबह तक आवामी लीग की शेख हसीना वहां पर प्रधानमंत्री थी, लेकिन दोपहर होते होते तक सत्ता जो है वो सेना के हाथ में आ गई। लेकिन ये सेना का कू नहीं था, ये धीरे धीरे इस तरफ ये मसला बढ़ा। अब चूंकि ये शेख हसीना अभी जनवरी 2024 में ही तथाकथित चुनावों के बाद सत्ता में आई थी। तथाकथित क्यों? क्योंकि जो वहाँ की मेन अपोजिशन पार्टी है BNP और खालिदा जिया की जो पार्टी है, उन्होंने उन चुनावों का बहिष्कार किया था। तो उसके बाद शेख हसीना वहाँ पर प्रधानमंत्री बनी। लेकिन अभी ऐसा 8 महीने में क्या हो गया कि उनको सत्ता ही नहीं, देश छोड़ के भी भागना पड़ा। आज तो मैं आपको बताता हूं कि इस उनके भागने के बाद, आर्मी का वहां पे सत्ता में आने के बाद, इसमें क्या ये अंतर लाएगा भारत के ऊपर, भारत बांग्लादेश के रिश्तों के ऊपर, और एक जो उधर चीन बैठा है उसका क्या एंगल इसमें हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दर्शकों को कि आखिर शेख हसीना को सत्ता और देश छोड़कर भागना क्यों पड़ा। तो क्या था कि जून के अंत से लगभग जून के अंतिम दिनों से वहां पर जो छात्र थे वो एक प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन किस लिए कर रहे थे? क्योंकि 1972 में वहां पर एक आरक्षण दिया गया था करीब 30% का उन लोगों को जो कि 1971 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें भारत का भी हाथ था उनको स्वतंत्रता दिलाने में। तो जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने उस संग्राम में भाग लिया था, उनके परिजनों को, उनके बच्चों को एक 30% का आरक्षण पूरी सरकारी नौकरी में दिया गया था। अब जो छात्र थे वो इसी आरक्षण का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ये गलत है, जो भी चयन हो वो मेरिट के तौर पर हो। हालांकि कोर्ट ने उस आरक्षण को हटा भी दिया था, सरकार ने भी उसमें बात मान ली थी। लेकिन छात्र चाहते थे कि इस आरक्षण के ऊपर कानून में संशोधन किया जाए और उसको पूरी तरीके से कानूनी रूप में किया जाए। अब जब इस पर बात चली रही थी, तभी धीरे धीरे जो ये आंदोलन था, अब इसमें दूसरी शक्तियां घुसी, विपक्षी पार्टियां घुसी, कुछ इस्लामिक संगठन घुसे जो कट्टर वहां के लोग हैं, और ये धीरे धीरे जो है वो शेख हसीना के खिलाफ ही आंदोलन हो गया। अभी जून के अंत से लेकर अभी तक लगभग 300 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन जो कल रविवार था 4 अगस्त को, उस दिन एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। और यहीं से जो घटनाक्रम था वो शेख हसीना के लिए उल्टा पड़ना शुरू हो गया। उन्होंने हालांकि पूरे देश में कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट बंद किया, लेकिन छात्रों ने मार्च की घोषणा की और आर्मी ने भी ये कहा कि हम सहायता कर सकते हैं, लेकिन हम कोई दमनकारी नीति नहीं अपनाएंगे छात्रों के खिलाफ। खैर, जब आज सुबह जो मार्च शुरू हुआ और सुबह जल्दी से इतना घटनाक्रम बदला कि आखिर 45 मिनट का समय दिया सेना ने शेख हसीना को कि आप इस्तीफा दें, और उनको सेफ पैसेज दिया। और यह भी खबर है कि वो देश छोड़कर निकल चुकी हैं। तो सेफ पैसेज दिया आर्मी ने, 45 मिनट का समय भी दिया। तो इससे लगता है कि ये सेना का तो इसके पीछे हाथ नहीं था, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा है। लेकिन आगे क्या होता है ये पता करने वाली बात होगी। तो इस तरीके से ये सारा घटनाक्रम हुआ और 8 महीने के अंदर शेख हसीना को देश और सत्ता दोनों छोड़नी पड़ी। अब इससे बांग्लादेश में क्या असर होगा? तो 2-3 चीजें हैं बांग्लादेश में। एक तो सेना प्रमुख ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, हिंसा छोड़ें, हम एक इंटरिम सरकार बनाएंगे। अब वो इंटरिम सरकार क्या हो सकती है? क्योंकि जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है BNP, उसकी नेता खालिदा जिया अभी भी जेल में है। तो ये हो सकता है, पहला सिनारियो ये हो सकता है कि जो सत्ता है वो सेना अपने हाथ में रखे, जो सेना के चीफ हैं वो शासन करें, और एक सरकार बनाए अंतरिम सी, जो में मंत्री जिनको वो अलग अलग पार्टियों के उसमें वो उनको नॉमिनेट करें। एक हो सकता है दूसरा सिनारियो कि एक नेशनल गवर्नमेंट बने। नेशनल गवर्नमेंट क्या होता है कंसेप्ट कि जब अगर कोई किसी के पास सत्ता नहीं है, कोई पार्टी जीतती नहीं है, तो जितनी भी देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से एक प्रतिनिधित्व लेके मंत्री बनाए जाते हैं। उन्हीं में से किसी को प्रधानमंत्री एक बनाया जा सकता है और वो शासन को चलाएं। एक ये सिनारियो हो सकता है। दूसरा कि चूंकि
चीफ ने खुद ही कहा है कि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, तो हो सकता है कि आर्मी सत्ता में भाग ना ले, वो एक सरकार बनाए जो कि तब तक सत्ता संभाले जब तक कि नए चुनाव ना हो जाए, और चुनाव में सब लड़ें, जो जीत के आएगा वो सरकार बने। तो ये भी हो सकता है। तो लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, इसमें कई एंगल है। भारत भी है इस तरफ, दूसरी तरफ चीन है जिसकी बड़ी दखल अंदाजी है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में आगे क्या सिनारियो होगा, ये अगले 2-3 दिन में पता लगेगा कि सत्ता सेना के पास रहती है या फिर एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सरकार बनती है, उनके पास रहती है। लेकिन डोर जो है वो सेना के हाथ में रहेगी, ये बात पक्की है। दूसरा, भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। अब देखिए, शेख हसीना के जाने से थोड़ा सा ये भारत के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर इसलिए है कि शेख हसीना जो थी वो भारत की मित्र थी, और भारत को हमेशा ये एक टेंशन या डर रहता है कि चूंकि चीन जो है उसकी वहाँ पर बहुत दखलंदाजी हो गई है बांग्लादेश में। वहाँ पे उनका जो कई योजनाएं वहाँ पे चला रहा है, कई पैसे, कई करोड़ों का उन्होंने कर्ज दे रखा है बांग्लादेश में। लेकिन शेख हसीना ऐसी थी जो बैलेंस करके चलती थी। जैसे कि तीस्ता नदी पर जो बांध बनने वाली बात थी, उस पर चीन भी बांध बनाना चाहता था कि जिससे कि उसका प्रभाव रहे, लेकिन उन्होंने उसमें भारत को दिया कि तीस्ता नदी भारत से बह के आती है, इसलिए इसमें भारत का हक है, भारत को ही इस पर बांध बनाना चाहिए। तो वो भारत के और प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी शपथ ग्रहण समारोह हुए उसमें शेख हसीना आई हैं, इस बार भी आई थी। तो ये एक मित्रता थी जिससे कि ये था कि वो बैलेंस करके चलेंगी चीन को, भारत को उनके ऊपर विश्वास था। तो एक ये अब आगे क्या होगा, इसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चूंकि जो दूसरी पार्टी है या आर्मी है, हो सकता है कि चीन उन पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये, और चीन का कितना अगर ज़्यादा उस पर इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो ये भारत के लिए सामरिक तौर से एक खतरे की बात है। तो एक ये जो देखना होगा कि आगे क्या होता है, ये बड़ा टेंशन है भारत के लिए। क्योंकि अगर हम बाकी देश भी देखें जो भारत के चारों तरफ हैं, वहाँ भी चीन अपना प्रभाव बहुत बढ़ा रहा है, और अगर बांग्लादेश में राजनीतिक रूप से कमज़ोर होता है तो ऑफकोर्स उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरी एक बड़ी बात है कि जो बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के बीच में, वो काफ़ी बड़ा बॉर्डर है, हमेशा उस पर थोड़ा सा एक टेंशन रहेगा। हालांकि हाई अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उस पर एक ज़्यादा वो लेकिन कंट्रोल करने वाली बात है। चाइना और भारत जो नई सरकार बनती है उसको कैसे बैलेंस करती है, एक ये थोड़ी सी हमारी सिरदर्दी वाली बात हो सकती है। तो ये सब बातें जो हैं आगे वाले दिनों में, क्योंकि आज तो पहला दिन है, अभी तो चीन सेना ने सरकार बनानी है, तो क्या होगा ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। अभी जानकार जो भी बात कर रहे हैं इसी तरीके के उनके इस पर केवल कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर होगा क्या। हम और आप भी देखेंगे कि आखिर बांग्लादेश में अब होता क्या है। चलिए, तो इस बीच बड़ी तेज़ी से घटनाक्रम आगे भी बढ़ रहा है। जो भारतीय एनएसए चीफ हैं वो मुलाकात कर चुके हैं भारत में उनके आने के बाद में, और आगे सरकारों का क्या रुख रहेगा इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह की रणनीति रह सकती है। फिलहाल इतिहास से कुछ पन्ने थे इस परिवार के भी, मुजीबुर रहमान के बाद में अब उनकी बेटी को भी देश छोड़ना पड़ा है। तो देखते हैं इसमें आगे और क्या घटनाक्रम होता है। फिलहाल आज की बिग पिक्चर पर बात करने के लिए धन्यवाद सर आपका।